कई कारण होंगे। एक तो बिजली की खपत सर्दियों में बढ़ती है। पिछले आप देख रहे हैं 10-12 दिन से बहुत ठंडा हो रहा है। एक दिन तो बीच में ऐसा आया था कि पिछले 53 ईयर्स में वो रिकॉर्ड का ठंडा दिन था। मैंने पढ़ा, टीवी पे मीडिया में भी था। एक तो ये भी कारण है। दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री ने ये ठंड देख के कहने लगे कि भाई रात को सर्दी में किसानों को पानी लगाना पड़ता है, इस ठंड में बोले तो बर्फ़ पड़ रही है, इसको बदलो, दिन में करो। तो दिन का कर दिया। वो दिन में करने में अब हमने वो जो चेंज कर दिया सुबह 5 से लेके 1 बजे तक, और दूसरा जो है वो 10 बजे से लेके 6 बजे तक, मतलब 8-8 घंटे 2 शेड्यूल बना दिए। रात के ट्यूबवेल चलाने बंद कर दिए 1 महीना 1.5 महीना, जब तक ये ठंड पड़ रही है। इसका भी ये हुआ कि वो पूरे 100% ट्यूबवेल जो है वो ऑन रहते हैं। तो ये भी एक कारण रहा। मतलब 7 तारीख को जब हमने ये फैसला लिया, 6 तारीख को हमारी कंजम्पशन जो थी वो थी कोई 6,500-7,000। आज हमारी 9,000 के करीब हो गए, 9-9,500 हो गई। तो 2,000 ठंड की वजह से भी बढ़ा। ट्यूबवेल जो दिन में चले उसका भी हुआ, क्योंकि 100% आउट आ रही है। पर किसानों को फ़ायदा हो रहा है, ये बढ़िया है। हमें पावर कोई इशू नहीं है, कितना भी चले। तो पर किसानों को बहुत बड़ी, कितने ही लोगों के अब मुझे फ़ोन आए हैं, एमएलएज के कितनों को फ़ोन आए कि ये बहुत बढ़िया कर दिया। क्योंकि इतनी सर्दी में रात को पानी में जाके खड़ा होना किसान के लिए बड़ी मुश्किल की बात थी। ठीक है, तो ये आगे बढ़ेगी खपत? अभी कुछ निकाला होगा? मेरे ख्याल में 9 के आसपास रहेगी, 9:30, 9, 10, 9, 10 इतने, क्योंकि अब ट्यूबवेल सारे ही ऑन है। और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा सर्दी नहीं हो सकती, जो पिछले 10 दिन से मतलब सूरज भी नहीं निकला, इतनी ठंड थी। सर उससे पहले भी खपत बढ़ी थी, क्योंकि जैसे हीटर गीज़र वगैरह चलने शुरू हो जाते हैं, जैसे गर्मियों में एसी चलते हैं, सर्दियों में हीटर गीज़र चलते हैं, उसका भी कोई असर देखा गया है? देखिए, ज़्यादा असर पड़ा है ट्यूबवेल एकदम जो दिन में चले हैं ना उससे, क्योंकि उससे एकदम 100%। बाकी ठंड से भी हीटर भी चले हैं, यह बात आपकी ठीक है। गीज़र भी ऑन हुआ है। रूम में जो हीटर नहीं होते थे, अब रूम में हर आदमी हीटर के पास रहना चाहता है। तो खपत तो बढ़ी है। सर समूचे देश के अंदर 26 जनवरी जैसे मई जून में जब आपके एसी ऑन हो जाएंगे, फिर ट्यूबवेल चलने लग जाएंगे, तो होता है, तो सर्दी में भी आता है इम्पैक्ट। सर समूचे देश के अंदर 26 जनवरी को 82,000 कैदियों को जो है वो रिलीज किया जा रहा है, तो इसी कड़ी में हरियाणा के अंतर्गत क्या कुछ रहने वाला है, कितने कैदियों को? देखिए, पॉलिसी में जो हमारे आएंगे वो उस हिसाब से हमारे भी होगा। ये हर साल ये एक फैसला होता है 26 जनवरी को, ये एक निर्णय होता है। उसमें कितने कवर होंगे एग्जैक्ट नंबर तो मुझे पता नहीं है, पर उसमें जो पॉलिसी में आएंगे वो सब होगा। इसके अलावा सर अगर हम कांग्रेस का जिक्र करें, खासतौर पर हरियाणा कांग्रेस का जिक्र करें, 2 धाराओं में बटी हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। जन संदेश यात्रा अलग तरीके से निकाली जा रही है एसआर के ग्रुप द्वारा, तो वहीं हुड्डा खेमे द्वारा जो है वो हर घर कांग्रेस निकाली जा रही है। कितना इसका फायदा जो है वो आप देखते हैं, और किसको? देखिए, कांग्रेस में आपस में डिवीजन सदा से रहा है। ये हमेशा बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड इनका एक अपना रहा है सदा तक। और इसमें ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस 10 से ज़्यादा बार टूटी है। कभी इंदिरा कांग्रेस बनी, कभी पाटिल कांका की कांग्रेस ओ बनी, कभी कांग्रेस रीजनल पार्टीज बन जाती हैं, कभी भजनलाल जी ने बना ली, कभी किसी और ने बना ली, कभी चौबंसी लाल ने बना ली। ऐसे करके कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड 10 बार टूटी है। कांग्रेस एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो आज तक नहीं टूटी। मैं आपसे बताऊं, आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देख लें। सोशलिस्ट पार्टी थी, वो बटी, प्रजा सोशलिस्ट बने। कम्युनिस्ट भी बटे, सीपीआई और सीपीएम की पहले एक कम्युनिस्ट थी। इसके बाद जनता दल, आपका जनता पार्टी, जितने भी दल बने वो सारे दल आपस में टूटे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ऐसी थी जो जब से अकेला चलो के प्रोग्राम से लेके चलती आई, चाहे वो भारतीय जनसंघ में रही या भारतीय जनसंघ में एक बार मर्जर हुआ, उस देश में इमरजेंसी के खिलाफ एक एक्सेप्शन था, तब से भारतीय जनता पार्टी एक ही तो लोगों में एक हो गया कि एक पार्टी जिस पे ठीक कंट्रोल है चल रही है। तो इस करके लोग भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी बन गई, बहुत बड़ी पार्टी बन गई। सीएम को लेकर कितने सीएम के दावेदार देखते हैं कांग्रेस के अंदर? जिस तरीके से एसआर के एक अलग से है, हुड्डा खेमा अलग से है, आखिरकार लड़ाई तो सीएम की कुर्सी की है, तो कितने सीएम देखते हैं कांग्रेस के अंदर? देखिए, कांग्रेस में बहुत लोग सीएम बने हुए हैं। अब उस पार्टी में, हमारी पार्टी में तो इस तरीके का एक तय होता है कि भाई किसको हाईकमांड करे, कौन आदमी कहीं से, जैसे 5वीं लाइन में भी मुख्यमंत्री बन गए, वर्कर भी निकल आते हैं। वहाँ एक रिवाज था, पहले नेहरू फैमिली करेगी, उसके बाद स्टेटों में भी ऐसे ही होता था। अब ये बातें पब्लिक नहीं मानते।
पब्लिक उसको देखती है कि जो लोगों के बीच में, पार्टी के बीच में, रैंक एंड फाइल के बीच में चलता है। अब वहाँ बनने को देखिए, सुरजेवाला भी एक कैंडिडेट बने हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बने हुए हैं, शैलजा भी बनी है, जो हम अखबारों में पढ़ रहे हैं ऐसे। उसमें कैप्टन साहब भी हैं, एक किरण चौधरी है, वो भी कैंडिडेट बनी हुई है। इसके अलावा हर आदमी कांग्रेस में कई ये समझते हैं कि हम दिल्ली से भी आ जाएंगे। एक जो पहले राज्यसभा का चुनाव लड़े थे, जो हार गए थे, अभी उनके सामने मैं नाम भूल गया उनका, जो दिल्ली में पहले नहीं जो नहीं पंजाबी हैं, वो क्या लगाते हैं पीछे, माकन, अजय माकन भी हरियाणा में उम्मीदवार बन रहे। तो बहुत लोग कांग्रेस में जो कैंडिडेट बने हुए हैं। सर, आज दिल्ली में मीटिंग हो रही है जिसमें हरियाणा को सीट शेयरिंग की अगर बात हो रही है लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कि कितनी सीट किसको मिलेगी। हालांकि हरियाणा कांग्रेस कहती है कि हमें जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी कहती है कि वो भी हरियाणा में मजबूत है, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो दोनों पार्टियों का आज मीटिंग चल रही है इस सीट शेयरिंग को लेकर। इसको क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? मुझे नहीं लग रहा, देखिए वहाँ दिल्ली के अंदर आपस में दोनों में टकराव है, इनका आम आदमी पार्टी का। ममता बनर्जी से उनका वेस्ट बंगाल में टकराव है, ममता बनर्जी से वैसे दूसरी पार्टियों से उनका CPI CPM से केरला में टकराव है, मणिपुर में टकराव है। मुझे नहीं लगता, जैसे कल उन्होंने कहा है अखिलेश यादव, जो सबसे बड़ी स्टेट है, 85 मेंबर पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से बनते हैं, सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव है विपक्ष में। वो ये कहते हैं कि यात्रा बाद में शुरू करें, पहले सीटों का बंटवारा कर लें। तो यात्रा से पहले सीटों का बंटवारा कर लें। तो मुझे लग रहा है अलग अलग, उधर नीतीश कुमार को कहते हैं कि खड़गे नहीं है, नीतीश कुमार सीनियर है। मुझे नहीं लगता सीटों के बंटवारे पे झगड़े हो जाएंगे, बहुत झगड़े होंगे। शरद पवार कहते हैं मैं सबसे पुराना नेता हूँ, मुझे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाओ। हरियाणा में क्या भविष्य है इंडिया गठबंधन का? देखिए, हरियाणा में कोई भविष्य नहीं। हरियाणा में फाइट है, तो मैं सच्ची बात कहूँगा कि गठबंधन की फाइट नहीं है, फाइट बीजेपी की कांग्रेस से रहेगी, कोई और कोई नहीं है। चाहे कोई बन जाए गठबंधन, उसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ किसी का ना ममता बनर्जी का कुछ है, ना केजरीवाल का कुछ है, ना कोई दूसरे है। हरियाणा में तो मैं सच्ची बात कहूँगा फाइट ही है जो केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहेगी। सर, कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन करी, और अब जो है वो कयास लग रहे हैं कि अशोक तंवर जो है वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। उनका जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा, किस तरीके से देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। कल अखबारों में, मीडिया में पढ़ा है कि वो कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के गए हैं। फैसला CM साहब लेंगे, बीजेपी हाईकमान देगा, शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। जब चुनाव आते हैं तो बहुत लोग बीजेपी की तरफ भाग के आते हैं कि मैंने ज्वाइन करना है, मैंने ज्वाइन करना है। ये पार्टी के निर्णय है, वो हाईकमान तय करेगा, हमारे मुख्यमंत्री जी और नड्डा साहब, मोदी साहब। सर, एक राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, कांग्रेस ने कहा है कि वहाँ नहीं जाएंगे समारोह में राम मंदिर के। उन्होंने कहा कि कई संत मना कर रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, तो वहाँ पर कैसे ये समारोह किया जा सकता है। इस वजह से ये राजनीति का समारोह है, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। देखिए, वो कन्फ्यूजन में है। राम मंदिर बन रहा है, सब कर रहे हैं, PM उसका करके आगे, उसके बाद अब प्राण प्रतिष्ठा है जो 22 तारीख है, योगी आदित्यनाथ जी पूरे लगे, सब लोग जो भगवान राम में सबकी आस्था है। ये भी कांग्रेस वाले भी भगवान राम को मानते हैं। अब ये चुनाव करके नौटंकी कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। अब उसमें कहते हैं कि अपना जो इंडिविजुअल है कोई जाना चाहे तो वो जाए। एक गलत को बीच में कन्फ्यूजन में रहते हैं, निर्णय साफ लेना चाहिए। भगवान राम बहुत बड़े आदमी है, ये कौन आदमी ये कहेगा कि मैं उनके नहीं जाऊँगा। उन्हें अगर किसी को निमंत्रण दिया है तो उन्हें ये भी नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं जाएंगे। कहते भी ठीक है, देखेंगे, जाते नहीं जाते उनका निर्णय था। पर ये कहना लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जो भी कहा है, मैं समझता हूँ ये विवेकपूर्ण फैसला नहीं था। सर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो राहुल गांधी निकालने जा रहे हैं, मणिपुर से इसकी शुरुआत होगी। किस तरीके से देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा का असर और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर? पहले 50 साल से कांग्रेस पे था भारत जोड़ो यात्रा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक गलती करी कि उन्होंने कश्मीर का मामला छोड़ दिया था, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और इस हिंदुस्तान के 2 झंडे लगा दिए। एक काम तो मोदी साहब ने कर दिया कि 2 झंडे की जगह 1 झंडा कर दिया। ये तो जोड़ने का काम तो मोदी साहब ने करा है। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का मामला भी अगर कांग्रेस ठीक फैसला करती तो नहीं, वो हिंदुस्तान का हिस्सा था, इन्होंने तोड़ा। जोड़ा क्या है मुझे आप बता दो। 40 साल से राज में रहे, कोई एक स्टेट भी क्या जोड़ा है इन्होंने? जुड़ा हुआ देश है, लोग समझदार हैं। देखिए, पूरे यूरोप में अगर देखें तो एक स्पेनिश है, एक फ्रेंच है, हस्बैंड वो है, वाइफ वो है, एक पुर्तगाली है, एक लंदन का है।
अब यहाँ तो 145 करोड़ देश टोटल यहाँ की आबादी है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के सेंटिमेंट्स हैं, यहाँ की फीलिंग है, इसमें क्या जोड़ेंगे? किसी को समझाने के एक छोटा बच्चा सबको कहता फिर मैं बाहर जोड़ो कर रहा, कोई बात होगी। सर लोकसभा के चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां कर ली हैं, आपने भी तैयारियां की होंगी, किस तरीके से किस तरफ रुझान रहने वाला है? देखिए, खासतौर पे आपका मैं कभी भी वो बात नहीं कहता जो मेरे हाथ नहीं है। ये मेरे हाथ नहीं है, ना जो क्लेम कर रहे हैं उनके हाथ हैं। पार्टी का एक हाईकमांड है, उनका एक सिस्टम है, वहाँ एक सर्वे होता है कि इसको टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। जब मेरा रिज़ल्ट निकला तो मुझे ये पता नहीं था कि मुझे बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ेगा। रिज़ल्ट आए, चुनाव परिणाम आए, लोगों में बाहर गया, लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। कांग्रेस को छोड़ के आता, उस दरवाजे पे जा नहीं सकता था, मैंने बीजेपी को समर्थन कर दिया। जब ऐसा कोई प्रपोजल आएगा, अब मैं बीजेपी के साथ हूँ, जी जान से साथ हूँ, पूरी मदद करने में साथ हूँ, जो कहे वो पार्टी का हर काम बने, मेरा बहुत अच्छे रिश्ते हैं उनसे। अगर बीजेपी मुझे कहेगी चुनाव लड़ो तो सोच लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा उनसे बहुत अच्छे, मेरा सीधा संवाद है उनसे, और मैं तो सब लोगों का पूरा आशीर्वाद है। पर मैं ये नहीं कहूँगा मैं चुनाव लड़ूंगा जी, ये टिकट देंगे अगर कहेंगे तो तब की बात है। आज ना चुनाव है, ना टिकट है, ना कोई चर्चा है। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। ठीक है सर।